नमस्कार। ऑनलाइन लेक्चर्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। जो हमारा पिछला विमर्श था उसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों पर चर्चा की थी। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या कांग्रेस के प्रारंभिक स्वरूप, जिसे उदारवादी राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा आपको विदित है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य दूरी सदैव कांग्रेस के इर्द गिर्द ही रही है और 1885 में अपनी स्थापना के पश्चात जो कांग्रेस में जिन नेताओं का प्रभुत्व था, जैसे व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ये लोग स्वभाव से उदारवादी थे, नरम थे और सुधारों की नीति में विश्वास करते थे। इनके द्वारा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया और कभी भी ब्रिटिश सरकार से किसी भी प्रकार की क्रांतिकारी मांग नहीं की गई। उदारवादी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत ये नेताओं ने जो ब्रिटिश सरकार से जो मांगे की थी, वो मांगे इनकी मुख्यतः सुधारवादी थी। जैसे ब्रिटिश नौकरशाही के जो गलत तत्व थे उनकी आलोचना करना, उसको सुधारने की मांग करना, भारतीय शासन की जांच करना, भारतीय प्रशासन पे जो अपव्यय हो रहा है धन का उसको रोकना, ब्रिटेन में जो भारत मंत्री का पद है और जो भारत परिषद है उसको समाप्त करना, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार करना, उसमें सुधार करना, भारतीयों को अधिक से अधिक मताधिकार देना, उच्च नागरिक और सैनिक पदों पर अंग्रेजों के समान भारतीयों की भी नियुक्ति करना, इंग्लैंड से आने वाले कपड़ों पर आयात कर लगाना, भारत में सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास करना, शिक्षाओं की संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना आदि इनकी जो मांगे थी वो पूर्णतः सुधारवादी ही थी। उदार राष्ट्रीयता के इस काल में यदि हम कांग्रेस के ध्येय, दृष्टिकोण, उद्देश्य और पद्धति का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो इन वर्षों में हमें कांग्रेस और उनके उदारवादी जो नेता थे उनके कार्यकलाप, उनके कार्यक्रम, उनके विचारधारा की जानकारी लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो हम 1885 से 1905 के जो कालखंड है जिसमें कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व रहा, तो उनके प्रभाव और नियंत्रण और विचारों का अध्ययन हम सबसे पहले करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो उदारवादी नेता थे ये ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति रखते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग भारतीय जनता के हितों से, उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं थे, लेकिन वो ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति रखते थे। इनके द्वारा एक बार भी कभी भी ब्रिटिश शासन से मुक्ति की कामना नहीं की गई, नहीं ना ऐसी कोई मांग की गई कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र कर दे। ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही सुधार चाहते थे, ये ब्रिटिश शासन को समाप्त नहीं करना चाहते थे, ये ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते थे। कोई भी उदारवादी नेताओं में कोई भी देख लो, आप दादाभाई नौरोजी देख लो, व्योमेश चंद्र बनर्जी देख लो, ये कोई भी ब्रिटिश शासन के खात्मे या ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खात्मे के पक्षधर नहीं थे। ब्रिटिश शासन को बनाए रखना चाहते थे और इनका जो अंतिम ध्येय था वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों द्वारा शोषण था। तो पहली बात इनके प्रति कि ये ब्रिटिश सरकार के प्रति या ब्रिटिश जो शासन है उसके प्रति राजभक्ति रखते थे। दूसरा, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। ये जो उदारवादी नेता थे ये अंग्रेजों को न्यायप्रिय मानते थे। इनका मानना था कि अंग्रेज स्वभाव से ही न्यायप्रिय होते हैं। यदि इन्हें भारतीयों की दृष्टिकोण, उनकी समस्या, उनके कष्टों, उनकी आकांक्षाओं की जानकारी होगी तो वो तुरंत इसको स्वीकार कर लेंगे। इनका मानना था कि अंग्रेजों से बड़ी सच्चरित्र और सच्ची जाति तो इस संसार में ही नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार के वो न्यायप्रिय मानते थे, उसका जो स्वरूप है ये अत्याचारी स्वरूप मानते ही नहीं थे। इनका मानना है कि ब्रिटिश शासन तो भारत के हित में है, भारत में आकर ब्रिटिश ने भारत पर एहसान किया है, क्योंकि इनका मानना था कि भाई जब ये भारत में नहीं थे तो भारत में ना केवल भारत पिछड़ा था बल्कि मध्य एशिया से जो आक्रमण हो रहे थे उसके कारण भारत एक खुला मैदान था जहाँ पे जो मतलब सभ्यता के विकास से कोसों दूर था। ऐसे में ब्रिटिश जैसी न्यायप्रिय जाति का जो हमें शासन मिला है वो हमारे लिए एक तरह का ईश्वरीय वरदान है। तो इनका दूसरा था पॉइंट कि ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों को एक न्यायप्रिय मानते थे। तीसरा है कि ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझते थे। देखिए ये ज़्यादातर जो भी उदारवादी नेता थे, चाहे दादाभाई नौरोजी हो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, इनमें से जो ज़्यादातर नेता थे, सभी तो नहीं पर ज़्यादातर नेता अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी भाषा में या पश्चिमी शिक्षा
में शिक्षित थे। इनमें से कई नेताओं की तो जो शिक्षण है वो इंग्लैंड में ही हुई थी। ये लोग सब अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी संस्कृति, उनकी जो तकनीकी और आर्थिक जो विकास है, उनकी जो जन लोकतंत्र है, उनके जो स्वायत्त शासन की जो संस्थाएं थी उनसे प्रभावित थे। ये अंग्रेजों को एक प्रगतिशील सभ्यता मानते थे। इनका मानना था कि जब तक अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, भारत न केवल असुरक्षित था बल्कि विकास से भी परे था। अतः इनका मानना था कि भाई भारत की आंतरिक शांति और भारी आक्रमण से रक्षा केवल अंग्रेज ही कर सकते। न केवल ये रक्षा कर सकते बल्कि हमारा जो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास है यही कर सकते हैं। ये लोग हमें लोकतंत्र में शिक्षित कर सकते हैं। ये लोग बहुत प्रगतिशील सभ्यता है। इनके इस प्रभाव में रहने से हमारी समाज और भारत के विकास और प्रगति भी सुनिश्चित हो पाएगी। फिरोज शाह मेहता ने तो साफ साफ कहा है कि इंग्लैंड और भारत का संबंध इन समस्त विश्व की आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान होगा। तो ये लोग ब्रिटेन के साथ जो भारत के जो संबंध थे उसको भारत के हित में मानते थे। इनका मानना था ब्रिटेन का शासन भारत के लिए एक ईश्वरीय वरदान है। चौथी जो इनकी बात है, उदारवाद का लक्ष्य राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति। मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रिटिश राज के प्रति इनका पूर्ण विश्वास था, उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, उनके प्रति स्वामी भक्ति रखते थे, लेकिन इनका अंतिम उद्देश्य सुधारों के माध्यम से स्वशासन की प्राप्ति थी। फिर नोट कीजिए, स्वशासन मतलब ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन तो मना रहे पर जो आंतरिक प्रशासन है उसमें भारतीयों को पूर्णतः अधिकार दे दिया जाए कि भाई आप आंतरिक जो शासन है वो आप स्वयं करें और बाहरी रूप से ब्रिटेन का शासन रहे। यानी ब्रिटेन के शासन के अंतर्गत भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्राप्त हो। और ये स्वशासन ये एकदम से नहीं चाहते थे, ये भी एक क्रमिक रूप से चाहते थे। इनका मानना था कि अभी तो हम स्वशासन के लिए ही तैयार नहीं है। स्वशासन की जो संस्था है उसका विकास अंग्रेजों को धीरे धीरे करना चाहिए। धीरे धीरे भारत में प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों का विस्तार करना चाहिए। भारतीयों को मताधिकार देना चाहिए। भारतीयों को लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनसे उनका शिक्षण देना चाहिए, उनको संप्रेषित करना चाहिए। तो ये इनकी स्वशासन इनका अंतिम लक्ष्य था। सूर्यनाथ बनर्जी ने 1900 कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में इस स्वशासन की बात की और 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था जो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता, उसमें तो स्वशासन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपनाया गया। तो ये लोग पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे। याद रखना, ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। ये स्वशासन इनका अंतिम ध्येय था, स्वशासन, वो भी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। यानी ये स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे, ये स्वशासन चाहते थे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, और स्वशासन भी क्रमिक रूप में चाहते थे। इसके अलावा ये और भी कई क्रमिक सुधार चाहते थे। ये इस तथ्य से परिचित थे कि भाई कोई भी जो सुधार होता है वो क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। क्रांतिकारी सुधार अनेक बार क्रांतिकारी जब सुधार करते हैं तो समाज उस सुधारों को अपनाने में अपने आप को सक्षम नहीं होता, तो उसकी विपरीत प्रतिक्रिया होती है और व्यवस्था चरमरा जाती है। तो जो सुधार हो क्रमबद्ध रूप से हो, ये क्रमबद्ध रूप से प्रतिनिधिक शासन की संस्था स्थापित करना चाहते। ये मानते थे कि सुधारों के माध्यम से विधान परिषदों, सेवाओं, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, रक्षा सेवाओं में विकास हो, आर्थिक विकास हो, भारतीयों को मताधिकार दे, जो न्यायिक है, सैनिक पद है, असैनिक बड़े बड़े प्रशासनिक पद है, नौकरशाही हैं, उसमें भारतीयों को भी भूमिका दी जाए, भारतीयों को भी अधिक ले। यहाँ पे अंग्रेज ब्रिटेन के समान तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक विकास भारत में कई कुरीतियों को उन्मूलन करने के लिए कानून बनाया। तो ये क्रमिक सुधार चाहते थे, एकदम नहीं चाहते थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो इनकी कार्य पद्धति थी, वो संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते थे। ये हिंसा, संघर्ष, आंदोलन, विद्रोह ऐसी जो साधन थे उसमें विश्वास नहीं देते। ये हिंसा और संघर्ष के तो बिल्कुल पूर्णतः विरोधी थे। ये संवैधानिक साधनों में यकीन रखते थे। ये वैधानिक सुधार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, प्रतिनिधि मंडलों का मार्ग अपनाया इनने। यानी सरकार के पास गए, अपनी मांग पत्र दिया, मांग पत्र जब सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी तो उसको याद दिलाने के लिए फिर स्मृति पत्र दिया, प्रतिनिधि मंडल दिए। तो इसके माध्यम से अपने जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते थे। यानी ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते थे। इन्होंने संघर्ष आंदोलन की राजनीति नहीं की। इसीलिए कारण इनके आलोचक हैं जो वो इनकी जो संवैधानिक साधनों की जो इनकी कार्य पद्धति थी उसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम देते हैं, क्योंकि ये क्रांति आंदोलन की अपेक्षा निवेदन की पद्धति में अधिक विश्वास करते थे। तो हमने ये सब इनके बारे में विषय पढ़े। तो अगर उदारवादियों का मूल्यांकन किया था तो 1885 से 1905 तक भाई कांग्रेस के में उदार राष्ट्रवादियों का नेतृत्व रहा, तो इनकी बहुत आलोचना की जाती है। एक आलोचना की भाई, कई आलोचना तो उचित भी है, उसका औचित्य भी है,
कि भाई आप ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति रखते हो, उनको न्यायप्रिय मानते हो। एक साम्राज्यवादी शक्ति जिसने दूसरे देश का पर बलपूर्वक अधिकार कर उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक शोषण किया, भारत के धन को जिस प्रकार लूटा, भारत के धन को का निष्कासन जिस प्रकार इंग्लैंड में किया, भारत के उद्योग धंधे, स्थानीय कुटीर उद्योग धंधे को नष्ट कर दिया, भारत के जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है कि भाई मेरे पे शासन कौन करे, स्वय शासन का जो उनका अधिकार है उसको कुचल दिया। ऐसे साम्राज्यवादी शक्ति को आप न्यायप्रिय कैसे कह सकते हो? तो इसकी आलोचना तो भाई स्वाभाविक है कि आपने कि दूसरी बात ये बोलते हैं कि भाई ब्रिटेन ने भारत में कई हितकारी कार्य किया, रेलवे का विकास किया, तकनीकी विकास किया, प्रतिनिधि संस्थाओं की नियुक्ति की और आर्थिक सामाजिक सुधार किए। तो ये बोलते हैं कि भाई उनका शासन तो भारत के हित में है, तो ये भी उचित नहीं है। भाई अंग्रेजों ने जो भी यहाँ पे सुधार किए, जो भी विकास कार्य किए, वो को भारतीयों के विकास या भारतीयों के भलाई के उद्देश्य से नहीं किए। उन्होंने अंग्रेजी शासन में की कुशलता में सरलता रहे और उस शासन को स्थायित्व मिले, इस उद्देश्य से या उनके खुद के व्यापारिक उद्देश्यों में सफल हों, वो उनके व्यापारिक उद्देश्यों में कोई तरह का प्रतिरोध न झेलना पड़े, उनको उनके व्यापार में सहायता हो, इस कारण उन्होंने जो भी सुधार किए वो इस कारण किए। तीसरी बात जो इनकी संवैधानिक साधनों की यानी प्रार्थना पत्र, मांग पत्र, प्रतिनिधि मंडल, स्मरण पत्र, तो इनकी जो ये संवैधानिक साधनों की जो उनकी कार्य पद्धति थी वो भी आलोचना से परे नहीं है और उसकी प्रभावशीलता पे संदेह, क्योंकि 20 वर्षों तक जब कांग्रेस में इन उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व रहा, कांग्रेस कोई भी किसी भी तरह का कोई सरकार से प्रभावकारी फैसला नहीं करा पाई भारतीयों के हित में। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, जो अंग्रेजी सरकार ने उदारवादियों कहने भी पारित किया था, वो भी भारतीय जनता तो छोड़ो इवन उदारवादियों को भी संतुष्ट करने में असफल रहा। तो इनकी जो संवैधानिक साधनों की कार्यपद्धति थी, जिसको बाद में कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं यानी लाल बाल ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति बोला, वो भी उसकी प्रभावशीलता भी संदेह है। और सबसे आलोचना की सबसे बड़ा बिंदु ये है कि लाला लाजपत राय जैसे जो कांग्रेस के उग्रवादी नेता है, उनका मानना था कि भाई कांग्रेस की जो स्थापना है वो ब्रिटिश सरकार के एक सेफ्टी वॉल के रूप में की गई थी, क्योंकि ब्रिटिश 1885 में ब्रिटिश शासन को स्थापित हुए लगभग 100-125 वर्ष हो गए थे। भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष था, तो वो असंतोष कहीं राजनीतिक या सशस्त्र विद्रोह का रूप ना ले ले, इसलिए हुम ने ऐसे संगठन की स्थापना की जहाँ पर राष्ट्रीय चर्चा करके असंतोष को सरकार के विरुद्ध विद्रोह के में कन्वर्ट या परिवर्तित होने से रोकना था। यानी कांग्रेस की स्थापना जनता के असंतोष से सरकार को बचाने के उद्देश्य से की गई थी, ऐसा लाला लाजपत राय ने बोला। और इसकी पुष्टि एओ ह्यूम जो मतलब उनकी जो जीवनी लिखी है बेटनबर्ग, उसकी उससे भी होती है कि भाई एओ ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना करने का उद्देश्य भारतीय जनता के असंतोष से ब्रिटिश सरकार को बचाना था। तो इस तरह उदारवादियों की बहुत आलोचना की जाती है, लेकिन कितनी भी आलोचना की जाए इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये लोग राष्ट्रवादी थे। ये कहना कि भाई ये तो राष्ट्र विरोधी थे, ये भी उचित नहीं होगा। हाँ, उनकी कार्यपद्धति, इनकी विचारधारा, इनके जो तौर तरीके हैं उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो किया वो उस समय की परिस्थितियों में नितांत औचित्यपूर्ण और व्यवहारिक था। क्यों? क्योंकि भारत में राष्ट्रीयता का सर्वदा अभाव था, भारत में क्षेत्रीयता की, प्रांतीयता की, धर्म इतने विभाजन थे भारत में कि भारत में एकीकृत राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, ऐसा कोई संगठन नहीं था अखिल राष्ट्रीय। तो यदि और कांग्रेस की सदस्य संख्या कम थी, पहले सम्मेलन में 72 लोग ही थे, ये लोग भी ज़्यादातर उच्च वर्गीय ही थे, तो अगर शुरू में ही कांग्रेस अपनी स्थापना के साथ ही सरकार के विरोध में आ जाती खुल के, तो सरकार ऐसे संगठन को कहाँ स्वीकार करती और तुरंत अपनी सारी शक्ति लगा के ऐसे संगठन को तहस नहस कर देती। यानी शुरुआत में अपनी जड़ें जमा लेने से पहले ब्रिटिश राज्य ये के अंत या भारतीय स्वतंत्रता की ये बात करते तो ये बचकाना बात होती और इनके मतलब संस्था का अस्तित्व नहीं रहने देती अंग्रेज सरकार, क्योंकि उस समय संस्था का स्वरूप कमज़ोर था। तो उस समय अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन्हें बिल्कुल स्वाभाविक और विवेकपूर्ण कदम अपनाया और समय के साथ साथ इन्होंने सरकार के दोषों बिल्कुल स्पष्ट किया, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। देखिए, ये ब्रिटिश सरकार ने, हम सब सुनते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, अंग्रेज भारत को लूट के ले गए, ऐसे देसी भाषा में आप सुनते हैं। इसको बाकायदा दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बिल्कुल रेखांकित किया। इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने बताया कि
कैसे विभिन्न माध्यमों से अंग्रेज सरकार भारत से निरंतर धन ले जा रही है और उसके कारण भारत निर्धन होता जा रहा है और भारत की कीमत पे अंग्रेज धनवान होते जा रहे हैं। तो इन्होंने बताई है पुस्तक में, तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति रखी तो ये अपने जो कर्तव्य थे उससे पीछे हटे। इन्हें ब्रिटिश सरकार के दोषों को बताया, उसकी नौकरशाही का जो जन विरोधी में जो स्वरूप था उसको बिल्कुल स्पष्ट किया है। गोखले ने तो वेल्पी आयोग के समक्ष गवाही भी दी। गोखले ने उनकी नौकरशाही और उनके नौकरशाही के स्वरूप की और जो धन निष्कासन, धन का अपव्यय किया जा रहा है प्रशासन पे, उसकी खुलेआम आलोचना की है। तो और गोखले तो के लिए तो कहते भी हैं कि ये उदारवादी है, उदारवाद के वेश में एक उग्रवादी छुपे हुए थे। तो ये कहना कि भाई ये बिल्कुल ही राष्ट्र विरोधी नहीं थे ये उचित नहीं है। हम उस समय के कालखंड को भी हमें समझना पड़ेगा कि उस कालखंड में कोई एक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, कोई ऐसा अखिल भारतीय संगठन नहीं था, संगठन का इतना शक्तिशाली नहीं था कि सीधे सरकार के विरोध में आ जाए। तो इन्होंने व्यवहारिक रास्ता अपनाया। व्यवहारिक रास्ते में उस समय जो सही रहा वो किया और समय के अनुरूप अपने विचारों में, अपने मांगों में, अपने उद्देश्यों में और अपनी कार्य पद्धति में आवश्यक परिवर्तन लाए। और इसके अलावा इन्होंने इनके जो उपलब्धि हैं इनके कार्य की, उसको भी ब्रिटिश शासन के दोष से स्पष्ट करना। मैंने ये आपको पहले बताया कि कांग्रेस के द्वारा अपनी स्थापना के समय से ब्रिटिश शासन के जो जन विरोधी कार्य थे वो दोषों को इनने स्पष्ट किया था। दादाभाई नौरोजी का मैंने आपको नाम लिया। मैंने आपको ये भी बताया कि गोखले ने किस तरह इनकी नौकरशाही की खुल के आलोचना की, खुलकर जो धन का अपव्यय हो रहा है उसकी आलोचना की। जो दोष थे उनको इन्हें स्पष्ट किया। दूसरा इनका उपलब्धि थी भारतीय राष्ट्रीय कार्य। देखो ऐसे समय में जब भारत में राष्ट्रीयता की भावना का सर्वदा अभाव था, भारत जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा आदि का अनेक मतभेदों में था, उस समय इन्होंने कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता के जन्म में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने लोगों को ये प्रेरणा दी, वो शिक्षा दी कि वो धर्म, संप्रदाय, प्रांतीयता, भाषा आदि के मतभेदों को बुला के इस राष्ट्र के एक अंग के रूप में स्वयं को अंगीकार करें और किसी भी समस्या, किसी भी विषय पे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करें। तो राष्ट्रीयता के जन्म, राष्ट्रीयता के जो उदय और उसके विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तीसरी, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना। देखो राष्ट्रीय आंदोलन उनकी एक उदारवादियों की एक देन है कि उन्होंने भारत को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। क्योंकि भारत में पहले राजतंत्र था तो, और राजतंत्र भी यह माना जाता कि भाई राज करने का काम या तो राजपूत राजा करते थे या फिर मुसलमान राजा थे। आम जनता का राजकारण में कोई बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं थी। तो राजनीति, राज्य के प्रति जनता में भारत में स्वाभाविक ही अरुचि देखने को मिला है और यही विदेशी आक्रमण और परतंत्रता का कारण भी रहा है। कांग्रेस के उदारवादी खेमे की एक देन है कि इन्होंने भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागृत किया। इन्होंने भारत को लोकतंत्र, स्वतंत्रता जैसे आदर्श के हेतु प्रेरित किया, उसकी शिक्षा दी, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए एक संगठन प्रदान किया जहाँ पे लोग प्रमुख प्रश्नों पर, देश की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा कर एक जनमत का निर्माण कर सकते थे। भारतीयों को उनकी व्यक्तिगत स्वाधीनता के लिए प्रेरित किया, अधिकारों को मांगने के लिए प्रेरित किया, प्रतिनिधिक संस्थाओं की मांग की, उनकी स्थापना के लिए आंदोलन किया, आर्थिक और सामाजिक सुधार और अंत में स्वशासन के लिए प्रेरित किया। तो जनमत इनने न केवल शिक्षा दी बल्कि जनमत को प्रभावित किया और राष्ट्रीय जीवन से जनमत को जोड़ने में इनका जो कार्य है, जो इनकी उपलब्धि है, उसको हमें अस्वीकार नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं भारतीय प्रश्नों के संबंध में इंग्लैंड में भी जनमत मनाने में और वहाँ की जो स्थानीय जनता उनकी सहानुभूति प्राप्त करने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये भी इनकी एक उपलब्धि रही है। इसके अलावा जो इनकी उपलब्धि है वो उपलब्धि है कि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख आधार, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक आधार बनाया। देखिए कि हम सब जानते हैं कि प्रारंभिक 20 वर्षों में इनकी आलोचना के लिए भी कहा जाता है कि जो प्रारंभिक 20 वर्ष में जो इनका कार्यकाल था वो कार्यकाल एक डाइनिंग रूम पॉलिटिक्स करते थे। 70-80 लोग हर साल मिलते थे। ये सब वकील, धनवान, बड़े पैसे वाले लोग थे। आम जनता का मूवमेंट नहीं था। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर ये निरंतरता नहीं देते, ये एक ऐसा संगठन का ढांचा नहीं बनाते, तो क्या जो उदारवादी है या फिर जो गांधी है वो इतने बड़े विशाल आंदोलन करने में सफल हो पाते, नहीं हो पाते। तो कालांतर में तिलक बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय या उसके बाद में महात्मा गांधी इतने विशाल राष्ट्रीय आंदोलन कर पाए और उसको मास मूवमेंट, जन आंदोलन में बदल पाए। तो उसमें कहीं ना कहीं इन नेताओं की भी भूमिका है कि एक संगठन
संगठन तैयार किया, उसका स्थायित्व तैयार किया, जो कालांतर में बड़े राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार था। तो इस तरह आज हमने कांग्रेस के जो उदारवादी पक्ष है या भारतीय राष्ट्र आंदोलन का जो प्रारंभिक स्वरूप है, जिसे हम उदारवादी राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं, उसके विषय में हमने चर्चा की है। इनकी कार्यपद्धति के बारे में देखा हमने, इनकी आलोचना की, इनकी उपलब्धियाँ की। इसके संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।